हेलो नमस्कार दोस्तों। गणपति पूजा के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचते हैं, उसके बाद से भारत में आर्टिकल 50 और सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर बहुत सारी बातें होने लगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी सेपरेशन ऑफ पावर और आर्टिकल 50 के विषय में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं इसकी पाठशाला। दोस्तों, अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें, इसको समझना जरूरी है। उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 50 के ऊपर और भारत में कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया और क्या दिक्कतें भारत में आती हैं और कहां-कहां ये ओवरलैप करते हैं, इसके विषय में डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर का। जो अर्ली एविडेंस मिलता है वो एविडेंस मिलता है हम लोगों को अरस्तु के पास। एरिस्टोटल ने जब ग्रीस सभ्यता चल रही थी वहां पर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही। लेकिन अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो मॉडर्न वर्ल्ड में इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इलेबोरेट किया था मॉन्टेस्क्यू ने। उन्होंने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा था कि सरकार की शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और ये विभाजन 3 पार्ट में होना चाहिए। पहला, जिसे नाम दिया गया लेजिस्लेचर, जो लॉ को बनाएगा। दूसरा, एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा। और तीसरा, जुडिशरी, जो लॉ को चेक करेगा। उन्होंने यह बात कही क्यों? देखिए, जब हम बात करते हैं मोनार्कियल स्टेट अर्थात राजतंत्र की बात करते हैं तो वहां राजा अपने पास निरंकुश शक्ति को रखता है, अर्थात वो एब्सोल्यूट पावर को होल्ड करता है। वह लॉ को बनाता भी है, लॉ को इंप्लीमेंट भी करता है और लॉ को चेक भी करता है। यह चीजें फ्रांस में चल रही थी और फ्रांस में इस बात का विरोध किया वहां के लोगों ने। और जो मेन कॉन्सेप्ट डेवलप किया वह था द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अर्थात संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब था राजा की शक्तियों का नियंत्रण किया जाएगा, अर्थात राजा की शक्तियों को संविधान के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। इसी बात को अमेरिका ने भी अपने यहां इंप्लीमेंट किया और अमेरिका ने भी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इसको इंप्लीमेंट किया और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यह 3 पार्ट में सरकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया। अगर आप देखेंगे तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी राजनीति में 3 तरह से होता है। पहला, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, नॉर्मली इसे आप फेडरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक पंचायत, जैसे इंडिया में पंचायती गवर्नमेंट होती है या बेल्जियम में आप उसे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। इसे आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। और इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास स्लाइटली मोर पावर होती है बाकी दोनों लेवल के। लेकिन एक और तरीका होता है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब होता है कि सरकार की शक्तियों को हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड किया जाए, अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका मतलब यह होता है कि तीनों के पास समान पावर होगी। इसको सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है एंड चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, जहां पर लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करेगा एंड जुडिशरी लॉ को चेक करेगा। लेकिन चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है कि ये तीनों ही, अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को चेक करेगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को चेक करेगा और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर के पावर को चेक करेगा। इस तरीके से चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहता है और इसका जो मेन पर्पस रहता है कि कोई भी शक्ति जो है वो अपने आप को एब्सोल्यूट ना बना पाए और जनता के अधिकार जो है वो जनता के पास अवेलेबल रहे। इसको लेकर आर्टिकल 50 जो है वो भारतीय संविधान में लिखा गया। एक्चुअली आर्टिकल 50 जो है स्टार्टिंग में ऐड नहीं था, उसको क्योंकि उसको लेकर जो हमारे असेंबली के सदस्य थे, सीए के सदस्य थे, इनके बीच में एकमत नहीं हो रहा था, इसलिए इसको बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया। और आर्टिकल 50 कहता है कि सार्वजनिक कार्यों में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध का विच्छेद किया जाएगा। आखिर यह बात उठी कहां से? अब भारत के पहले राजनीतिक व्यवस्था को समझिए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इसे कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म चलता है और भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ चलता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर द सेम बॉडी, वाइल अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेंगे तो वहां पर ये दोनों अलग होते हैं। भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत में
प्रधानमंत्री या मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन इस 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कि संसद का भाग होगा, या मंत्री वही बनेगा जो संसद का भाग होगा। ऐसे में ये दोनों बॉडी तो एक हो गई, और इसलिए जुडिशरी का अलग होना बहुत जरूरी है। अगर जुडिशरी अलग नहीं होगी तो सत्ता अपने पास शक्तियों का केंद्रीकरण कर लेगी। उसका रिजल्ट जो हमको देखने को मिलेगा कि भाई साहब पूरे देश में एक तरीके का निरंकुशवाद जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए सत्ता के बीच में शक्तियों का स्थानांतरण बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि आखिर भारत में सत्ता, मतलब जहां पे हम सरकार की बात करें तो कहां कहां पर इनके पावर अलग अलग होते हैं और कहां कहां पर इनके पावर ओवरलैप करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर के बारे में। देखिए, लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने का अधिकार है। जो भी कानून देश में बनेगा वो विधायिका के माध्यम अर्थात पार्लियामेंट के माध्यम से ही बनेगा, और कोई लॉ नहीं बना सकता। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 123 कहता है, इसे कहते हैं द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। तो जिस समय संसद कार्यरत नहीं होती, रिसेस में होती, उस समय राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वह एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है अध्यादेश के माध्यम से, और जब संसद कार्यरत होगी तो उस समय संसद में उस लॉ को, जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, उसे आपको वहां पर पास करवाना पड़ेगा। यह नियम है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियां ओवरलैप हो रही हैं। एक चीज और समझेंगे, आर्टिकल 75 यह कहता है कि एग्जीक्यूटिव अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैं, ये वही लोग बन सकते हैं जो कि संसद के सदस्य होंगे। तो यहां पे भी ओवरलैपिंग हो गई। इसके अलावा आर्टिकल हम बात कर ले अगर 72 की, जिसमें राष्ट्रपति के पास पार्डन पावर है अर्थात किसी की सजा माफ करने की पावर है, तो यह न्यायपालिका के शक्तियों में इंक्रोचमेंट दिखा रहा है। क्योंकि मान लीजिए किसी को न्यायपालिका ने मृत्युदंड दिया, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसकी सजा को कम या माफ कर सकता है। तो यहां पर भी आप शक्तियों को देख रहे हैं कि आपस में मिल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर शक्तियों का पृथक्करण बहुत अच्छे से हमको दिखाई देता है। इसको समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बार क्या हुआ था कि 99वां संविधान संशोधन किया गया था, उसे नाम दिया गया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अर्थात जजों को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। जजों को अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, पर वो लिमिटेड है। कॉलेजियम नाम की जो संस्था है वह जजों के नाम को भेजता है और एग्जीक्यूटिव अर्थात राष्ट्रपति उसे पास करता है और फिर वो जज के रूप में आते हैं। ऐसे में सरकार ने कहा कि भाई साहब, कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है। ऐसे में हम एक नई संस्था बनाएंगे जो संस्था जजों का अपॉइंटमेंट करेगी। इसको लेके NJAC बनाया गया। अच्छा, NJAC में जो सदस्य रखे गए, इन सदस्यों में 3 पदेन सदस्य थे, जिसमें पहला जो है वो CJI है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होंगे और तीसरा कानून एवं न्याय मंत्री होगा। इसके अलावा 2 और एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिनको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका के अलावा कार्यपालिका का भी रोल जो है वो यहां पर आ गया, और एक तरीके से ये चेक एंड बैलेंस और भारत के संविधान की मूल रचना जहां पे न्यायपालिका को एक अलग अर्थात यहां पे इंडिपेंडेंट रखा गया, वो एक तरीके से इसको इंक्रोच कर रहा था। इस वजह से NJAC अर्थात 99वें संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। एक और केस है जहां पर हम सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बात है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। हुआ ये था कि 1975 की बात है। इंदिरा गांधी जब चुनाव जीत कर आती हैं तो उनके अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण जो है वो केस करते हैं कि इंदिरा गांधी ने मशीनरीज, जो गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, उनका दुरुपयोग करके चुनाव जीता है। इस बात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव गलत तरीके से जीता है, इसलिए इंदिरा गांधी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में बैठ सके। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यहां तक कि उनके संसद की सदस्यता भी अगर देखिए रद्द कर दी गई। इस बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में थोड़ा सा संशोधन किया और कहते हुए ये कहा कि भाई साहब,
इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती हैं पर वो वोट नहीं कर सकती। अब आप नोटिस करिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर का इससे बड़ा एग्जाम्पल हमको देखने को नहीं मिल सकता, जहां पर एक सिटिंग प्रधानमंत्री के खिलाफ न्यायपालिका ने फैसला दिया। तो ऐसे में आप एक चीज समझ सकते हैं कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी तो किसी भी देश में निरंकुशता आने में समय नहीं लगेगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट हमें करनी पड़ेगी, और अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें इस देश में डेमोक्रेसी का अंत होते हुए दिखाई देगा और देश में एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को भी आपने बहुत अच्छे समझा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। सुधांशु को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को।